Hello guys, welcome to Judiciary Gold. My name is Chinmay Pandey. In today's video, we are going to discuss the offenses of theft, extortion and robbery and how robbery is different from theft and extortion. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन थेफ्ट के ऑफेंस के साथ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइंस थेफ्ट। चलिए, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit the offense of theft. So ये offense of theft की definition है, whoever intending to take dishonestly. तो देख सकते हैं, this portion is the mens rea of the offense of theft. And movable property is the subject matter of the offense. अब हमने मेंस रिया देखा, सब्जेक्ट मैटर देखा, एक्टस रियस क्या हुआ? एक्टस रियस जैसा कि आप सब जानते हैं फिजिकल एलिमेंट होता है ऑफेंस का, दैट इज द फिजिकल एक्टिविटी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर द लॉ। तो out of the possession without that person's consent moves that property in order to such taking. The moment you move that property, आपने जिस मोमेंट पर प्रॉपर्टी को मूव किया, जिसे लेमन टर्म्स में बोले, वहां से थोड़ा सा खिसका दिया, आपका इंटेंशन क्या था? एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सेक्शन 24 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिसऑनेस्ट इंटेंशन डिफाइंड है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होता है? When an act is done with the intention to cause wrongful gain or wrongful loss to any person, हम उसे dishonest intention कहते हैं। Similarly, theft के offense में अगर हम देखेंगे, when a person moves the property, which is the actus reus, moves the property with a dishonest intention, that is with an intention to cause wrongful gain or wrongful loss to any person, वहां पर theft का offense बन जाएगा। अब वहां पे बात आती है, अगर हम एक बहुत बेसिक सा इलस्ट्रेशन देखें, हमने अक्सर बेयर एक्ट में भी देखा होगा ऐसा इलस्ट्रेशन। तो देखिए, ए है, ए के पास एक बहुत शानदार सी वॉच है, गोल्ड प्लेटेड वॉच। अब ए के एक मित्र हैं, उनके मित्र हैं बी। बी के साथ क्या हुआ कि उसने एक पार्टी में कभी ए के हाथ में वो वॉच देखी थी। जब वॉच देखी तो वॉच देखने के बाद बी की नीयत डोल गई उसी दिन। जब नीयत डोली तो एक दिन बी भाई साहब अपने मित्र के घर गए, वहां पर टेबल पे सेम वॉच रखी देखी। उन्होंने कहा आज मौका है, मौका देख के चौका भी मार लिया जाए। ए से बोला भाई एक ग्लास मेरे को ठंडा पानी पिला दो। ए ने कहा ठीक है, अब खातिरदारी करनी पड़ेगी, होस्ट है वो। तो खातिरदारी करने के लिए ए ठंडा पानी फ्रिज से लेने गए। वहीं पर बी ने इस वॉच को, टेबल पे रखी हुई वॉच को थोड़ा सा मूव करके एक कारपेट के ऊपर गिरा दिया। कारपेट के ऊपर इस इंटेंशन से गिराया, मूव किया है, अभी लेके नहीं गए। कारपेट के ऊपर इस इंटेंशन से गिराया कि जब दोबारा एक ही नजर हटेगी, वो चुपचाप कारपेट के ऊपर से वॉच को उठा के ले जाएंगे। द मोमेंट बी हैज मूव द वॉच फ्रॉम द टेबल, थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो गया, बिकॉज वो मूव किस इंटेंशन से किया गया है? दैट मूवमेंट वॉज डन विद द इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू ए एंड टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ। तो यहां पर थेफ्ट का ऑफेंस कमिट होना पाया जाएगा। अगर हम थेफ्ट के ऑफेंस में बाकी एक्सप्लेनेशन को देखें, तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1, जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ थेफ्ट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जब तक एक पेड़ जमीन में गड़ा हुआ है, till that time it is not subject matter of theft, but the moment it is cut, जैसे ही एक मोमेंट पे इसको काट दिया जाएगा, उस मोमेंट पर थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करने के लिए वो एक सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहना चाहता है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 भी यही कहना चाहता है, अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच अफेक्ट द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट। ठीक है, जिस एक्ट से आपने पेड़ को काटा है, पेड़ तो जमीन से अलग हो गया है, दैट मोमेंट वो एक्ट थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि मूवमेंट क्या कहलाएगा। हमने देखा कि एक्टस रियस क्या है?
Actus reus is the to move the property with the intention to cause wrongful gain or wrongful loss. तो ये जो मूवमेंट है, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. तो अगर देखा जाए एक्चुअली मूविंग इट का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली मूविंग इट का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी जैसे बी ने टेबल से एक ही गोल्ड प्लेटेड वॉच को हटा दिया. अब एक्चुअली मूविंग इट तो हमने समझा. फिर सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग. तो इसका एक बहुत बेसिक सा अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन दूं, एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन कहने के लिए ये कह सकते हैं हम, बैलगाड़ी देखी होगी आपने. बैलगाड़ी में क्या हुआ कि बैलगाड़ी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये आगे बैल होते हैं. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो प्लीज बियर विथ मी. ये वो कार्ट होता है जिसे हम बुलक कार्ट बोलते हैं. बैलगाड़ी में पीछे कार्ट होता है. उस कार्ट के ऊपर सपोज 10 बोरे गेहूं के रखे हुए हैं. ठीक है. जैसे ही एक थीफ आया, उसने देखा बैलगाड़ी के पीछे 10 बोरे गेहूं के रखे हुए, शरबती गेहूं के रखे हुए, बढ़िया 3-3.5 रुपए कट्टी है रेट. 30-1 हजार रुपए की व्यवस्था तो हो गई. तो यहां पे इसने ये जो बैल थे इधर से कार्ट को सेपरेट कर दिया. बैल आगे आगे चलते चले गए और कार्ट पीछे रह गया. द मोमेंट ही हैज सेपरेटेड द कार्ट फ्रॉम द बुल्स, ये बोला जाएगा कि ही हैज डन एन एक्ट ऑफ मूविंग. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. फिर नाउ कमिंग बैक टू द प्रोविजन, फिर लिखा है a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevents it from moving. हैंड ब्रेक के बारे में आप सब जानते हैं, कार में हैंड ब्रेक होता है. तो कार में जो हैंड ब्रेक होता है, कार के हैंड ब्रेक के कॉन्सेप्ट को हम समझे तो कुछ ऐसा होता है कि हैंड ब्रेक खींचा, कार खड़ी रह गई. तो क्या हुआ कि एक हाईवे पे एक जनाब चाय पीने रुके. अब आजकल टेंटेड ग्लासेस अलाउड नहीं है, जो ब्लैक कलर की शीट नहीं लगा सकते आप. तो एक बंदा आया, उसने कार में झांक के देखा कि यार एक बढ़िया सा मैकबुक रखा हुआ है. अब मैकबुक के ऊपर निगाह तो पड़ गई, लेकिन सीन ये कि एकदम निकाल के भी नहीं ले जा सकते. तो उसने क्या किया, चुपचाप कार का हैंड ब्रेक नीचे डाउन कर दिया. तो जो ऑब्स्ट्रक्शन था कार को जो आगे बढ़ने से रोक रहा था, वो था हैंड ब्रेक. द मोमेंट उसने हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया, कार एक मोशन में आ गई. कार के मालिक तो चाय ले रहे थे, चाय के मजे ले रहे थे, वो कार आगे बढ़ गई. तो ये बोला जाएगा कि दिस इज एन एक्ट ऑफ रिमूविंग एन ऑब्स्ट्रक्शन. सिमिलरली हम गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं तो टेक लगाते हैं. जो टेक लगाते हैं टायर के नीचे, अगर वो टेक को आपने हटा दिया तो मोशन में आ जाता है ऑब्जेक्ट. ऐसे ही अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के हाथ ठेला हो, कार हो, आपने वो टेक को हटा दिया, मोशन में आ गया वो ठेला या कार. तो द मोमेंट यू रिमूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन, वो एक्ट ऑफ मूविंग कहलाएगा. तो दिस मेक्स द एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा. फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 बात करता है, अ पर्सन हु बाय एन ई मींस कॉजेस एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल and to move everything which is in consequence of the motion so caused is moved by that animal. वापस से बैलगाड़ी के ही एग्जाम्पल को लिया जाए. अब बैलगाड़ी के ऊपर 10 बोरी शरबती गेहूं रखा हुआ है. आपकी निगाह उस 10 बोरी शरबती गेहूं पर है, बुलक कार्ट है. आपने बैलों को प्रलोभन देने के लिए एक घास की कट्टी दिखाई, बाइक पे पीछे बैठ गए और धीरे धीरे करके बैल को अपने साथ ले आए. तो जैसे ही आपने बैलों को मूव किया बाय द एक्ट ऑफ गिविंग देम अल्यूमेंट, घास दिखाकर, बैलों के साथ साथ वो 10 कट्टी गेहूं भी आगे बढ़ जाएगा. दिस इज एन एक्ट ऑफ मूविंग अगेन. फिर उसके बाद बात आती है कि कंसेंट क्या होता है. अब कंसेंट इधर पे देखा आपने कि द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज नॉट अगेंस्ट द ओनरशिप बट द पोजेशन ऑफ द पर्सन. अब जो पोजेशन वाली बात है जिस पर्सन की, अगर आप उसके कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी को मूव करते हैं तो वो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है. कंसेंट क्या होगा, तो कंसेंट एक्सप्लेनेशन 5 बताता है. द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड. आप एक्सप्रेसली बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हें वॉच चाहिए, लेके चले जाओ. इंप्लाइड हो सकता है कि टेबल पे रखी है, दोस्त है,
एक दो दिन बाद रिटर्न कर दूंगा, उसे पता है ऐसी चीजों का लेना देना बना हुआ है, उधार लेना जिसे कहते हैं, तो वो भी इंप्लाइड हो सकता है। साथ साथ कंसेंट कौन दे सकता है? कंसेंट कैन बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन हुज पोजीशन द प्रॉपर्टी इज, और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी, आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगर आपके पोजीशन में प्रॉपर्टी, आप एक्सप्रेस से इम्प्लाइड कंसेंट दे सकते हैं, बट इफ देयर इज एनी अदर पर्सन हु इज हैविंग अथॉरिटी ओवर दैट प्रॉपर्टी, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, वो भी कंसेंट देने के लिए सक्षम है। चलिए ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन के पास चलते हैं। एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 383। मूवीज में आपने देखा होगा एक्सटॉर्शन जैसी चीजें होते हुए, एक 10-15 माले की इमारत खड़ी हुई है, एक बहुत बड़े डॉन ने कॉल किया कि देखो तुम्हारी 15 माले की बिल्डिंग है, उसके ऊपर 2 पेंट हाउस है, वो पेंट हाउस मेरे नाम कर दो। अगर वो पेंट हाउस मेरे नाम नहीं किए तो 1 हफ्ते बाद स्कूल से लौटते समय तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में होंगे। आपने क्या किया? उसको एक थ्रेट दिया। दिस इज एक्सटॉर्शन। पुलिस के मुंह से भी आपने इस वर्ड को सुना होगा कि एक्सटॉर्शन कमिट किया है इस बंदे ने। तो यही एक्सटॉर्शन का ऑफेंस होता है जो मूवीज में सुनने मिलता है। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security, anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. अब आपने इधर पे क्या किया है? मेंस रिया को वापस से हमें निकालना है। मेंस रिया क्या है? डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस। अगेन द मेंस रिया इज इन डिसऑनेस्ट इंटेंशन सेक्शन 24 में जो डिफाइंड है। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का एलिमेंट आ गया है। ऑब्वियसली जब आप किसी को धमकाते हैं, धमकाने के बाद आप उससे कुछ गेन ही तो करेंगे। चलिए, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, एक पर्सन को आपने फियर ऑफ इंजरी में रखा, या फिर एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को आपने इंजरी करने की धमकी दी है विच इज कनेक्टेड टू दैट पर्सन। Dishonestly induces the person to put in fear to deliver to any person any property or valuable security. प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? ऊपर के 2 मालों पे जो तुम्हारा पेंट हाउस है वो मेरे नाम पे तो डिलीवर कर दो, ट्रांसफर कर दो। ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात की गई है। और एनी अदर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हो सकती है? हो सकता है कि एक बंदा एक दूसरे बंदे के नाम पे अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, जैसे कि वसीयत उसके नाम पे कर दे। ऑब्वियसली वसीयत क्या होती है? एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। वसीयत में एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जितनी भी संपत्ति है उसका डिवोल्यूशन मेंशन करता है बाय वे ऑफ सेटलमेंट, और कहता है मेरे मरने के उपरांत ये प्रॉपर्टी इन इन लोगों के हाथ में जानी चाहिए। तो हो सकता है कोई बंदा सामने वाले बंदे को इन फियर ऑफ इंजुरी रखे और बोले कि इस वसीयत में अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम करके दे दो। तो दिस इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये ना भी दे, प्रॉपर्टी वसीयत में ट्रांसफर ना भी कर पाए, तो वो ये कह सकता है एक ब्लैंक 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मेरे को साइन करके दो। अब वो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर का वो कुछ भी यूज कर सकता है। दैट 500 रुपीज स्टैम्प पेपर इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सो दिस इज एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। बट आपको ऐसा नहीं लगता थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस है? जी हाँ, दोनों ही डिफरेंट ऑफेंस है, डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं, सवाल पूछने की बात ही नहीं। एक्सटॉर्शन में देखा जाए एक सेंस ऑफ इंजरी है विच इज नॉट देयर इन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। एज वेल एज एक्सटॉर्शन का जो ऑफेंस है उसमें आप सब्जेक्ट मैटर देखें, सब्जेक्ट मैटर देखा जाए तो सब्जेक्ट मैटर जैसे ऑफेंस ऑफ थेफ्ट में एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही एक्सटॉर्शन में इट कैन बी अ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी हाँ, पेंट हाउस क्या हो सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी। तो एक्सटॉर्शन का जो ऑफेंस है उसका सब्जेक्ट मैटर कैन बी बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इधर पे जैसे मैंने आपको बताया एक सेंस ऑफ इंजरी है विच इज नॉट देयर इन द केस ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट में देखा जाए अगर कंसेंट की बात है तो कंसेंट हम देखें,
एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं मैं। थेफ्ट में अगर हम देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? इन थेफ्ट इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, इन एक्सटॉर्शन इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद कंसेंट की बात की जाए, थेफ्ट इज ऑलवेज एन ऑफेंस विदाउट द कंसेंट। जिस पर्सन के पोजीशन से आप प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं, उस पर्सन का कंसेंट नहीं है। वहीं पर एक्सटॉर्शन की बात करें तो उधर पे देखा जाए, बंदे ने डिलीवर तो किया, प्रॉपर्टी तो बंदा डिलीवर कर रहा है, अग्री पर्सन प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है, बिना मर्जी के कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे कंसेंशुअली वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे रहा है। कंसेंट नहीं है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि कंसेंट था, कंसेंट नहीं है एनी डे, बट इधर पे एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ, देयर इज अ फॉर्म ऑफ कंसेंट कि बंदे ने खुद प्रॉपर्टी को डिलीवर किया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑफेंसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉबरी? हमने अक्सर देखा है रॉबरी का जो ऑफेंस है वो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन से मिलता जुलता है। तो डोंट यू थिंक हम ये कह सकते हैं रॉबरी इज एन एग्रीवेटेड ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन? जी हाँ, इसके लिए हमें जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो देखना होगा, सेक्शन 390। सेक्शन 390 रॉबरी के ऑफेंस को डिफाइन करता है, और पहला स्टेटमेंट अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और जो आप अपने बैरेक में ऑब्वियसली देखे ही होंगे, लिखा हुआ है इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। So every offense of robbery is made up of theft or extortion. थेफ्ट क्या होता है वो हमने अभी देखा, बट थेफ्ट कमिट करते समय कब वो रॉबरी का ऑफेंस हो जाएगा वो हमें सेक्शन 390 बताता है। देखते हैं क्या लिखा है। थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint. आई नो प्रोविजन को ब्रेक डाउन करना जरूरी है, लेंदी प्रोविजन है, तो देखिए प्रोविजन कैसा है। सॉरी, थेफ्ट, आप इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, कमिट थेफ्ट, या फिर वाइल कमीशन ऑफ द थेफ्ट, ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द थेफ्ट कहा जाए, एंड आफ्टर द कमीशन and while carrying away the property. These are the three stages जहां पर हम ये कह सकते हैं रॉबरी का ऑफेंस कमिट हो सकता है। इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट को हम क्या कह सकते हैं? थेफ्ट अभी आपने कमिट नहीं किया है। सपोज आप किसी के घर में चोरी करने जा रहे हैं। घर में चोरी करने के टाइम पर देयर आर 3 एक्टस रियस, उनमें से कोई भी एक आपने एक्टस रियस कॉज किया, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इन तीनों में से कोई भी एक्ट यदि आप कमिट करते हैं इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट मतलब अभी थेफ्ट कमिट हुआ नहीं है, आप थेफ्ट के ऑफेंस को कमिट करने जा रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट मतलब हो सकता है आप किसी के घर में एंटर कर रहे हैं, घर में एंटर करते समय आपने क्या किया कि कोई ने आपको रोका, आपने उसको हर्ट कॉज किया, घर के अंदर घुसे, प्रॉपर्टी को उठाया और भाग निकले। समझे आप? आपने थेफ्ट कमिट करने के पहले डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का एक्ट कमिट किया हो, या फिर ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ थेफ्ट आपकी निगाह थी एक प्रॉपर्टी के ऊपर, सपोज एक बढ़िया 55 इंची का एलईडी टीवी टंगा हुआ है, ठीक है, केस में 55 इंचेस का एलईडी टीवी, आप उसको खोल रहे हैं, ठीक है, डिसमेंटल कर रहे हैं, उतने में कोई बंदे ने आपको आके रोका, ए भाई कैसे तुम उसको खोल सकते हो, ये मेरा घर है, दिखता नहीं है, चोर हो तुम, और आपने पलट के
स्क्रू ड्राइवर आपके हाथ में था, उस स्क्रू ड्राइवर से उसके नेक में, गले में, थ्रोट में इंजरी कॉज कर दी एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। आपने क्या किया? ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द थेफ्ट आपने उसको डेथ कॉज करी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, हो सकता है आप चोरी कर चुके हो, टीवी आपने खोल लिया हो, डिसमेंटल कर लिया हो, अब उसको आप लेके जा रहे हैं। जब लेके निकले बाहर, वॉचमैन आ गया, डंडा लेके आ गया और वॉचमैन ने रोका आपको। आप क्या करेंगे? चोर हैं तो चोरी तो कर ली है, स्क्रू ड्राइवर निकाला, आगे बढ़े, वॉचमैन के गले में स्क्रू ड्राइवर से इंजरी, एक अटैक किया, प्रॉपर्टी लेके भाग गए, वॉचमैन की डेथ हो गई। तो आफ्टर द कमीशन ऑफ थेफ्ट एंड वाइल कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी यू हैव कॉज्ड डेथ। अब जरूरी नहीं है कि आपने डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया हो, इनमें से एक तो कुछ भी आप कॉज कर सकते हैं, या फिर आप उसको फियर में रख सकते हैं, इस भय में रख सकते हैं कि दैट इफ यू स्टॉप मी आई एम गोइंग टू किल यू, आई एम गोइंग टू कॉज यू हर्ट और आई विल रिस्ट्रेन यू। मैं तुमको एक कमरे में बंद कर दूंगा। कमरे में बंद करना ऑब्वियसली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है, बट इट इज अ एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रिस्ट्रेंट ओनली। आपने उसको रोका, आगे बढ़ने से रोक दिया, गन दिखा के आगे बढ़े तो सर में गोली मार दूंगा, एंड देन यू कमिटेड द थेफ्ट एंड कैरीड अवे द प्रॉपर्टी। ये आपका रॉबरी का ऑफेंस होगा। सिमिलरली रॉबरी एक्सटॉर्शन से होके भी बनता है। तो एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनाएगा वो भी देख लेते हैं हम। व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, 390 में ही डिफाइंड है। Extortion is robbery if the offender, at the time of committing the extortion, is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extort। मूवीज में आपने देखा होगा, हाईवे है, हाईवे के ऊपर से कार निकल रही है, 10 लोगों का एक गिरोह आता है, 10 नहीं 3 लोग, 10 में तो डकैती हो जाएगी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। 3 लोगों का एक गिरोह आता है, आपको रोकता है, गन दिखाता है और बोलता है जितने भी फोन्स है तुम्हारे पास, जितने भी वॉलेट है, हमें हैंड ओवर कर दो। अब क्या हुआ? गन दिखाई है, यू आर अंडर एन इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ। तो वो एक एक्सटॉर्शन तो हुआ। आपने आफ्टर पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ डेथ यू आर इंड्यूसिंग हिम टू डिलीवर द मोबाइल फोन्स एंड द वॉलेट्स। तो वही चीज एक्सटॉर्शन फिर रॉबरी बन जाएगी। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में और रॉबरी के ऑफेंस में यही डिफरेंस है कि व्हेन इट कम्स रॉबरी, हमेशा जो ऑफेंडर है वो विक्टिम के इमीडिएट प्रेजेंस में है। वेयर एस एक्सटॉर्शन का जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक डॉन ने कॉल किया एक कॉन्ट्रैक्टर को कि अपने ऊपर के पेंट हाउस 2 मेरे नाम कर दो, तो इधर पे द ऑफेंडर इज सिटिंग एट हिज होम, एट हिज सेफ स्पेस, वहां से उसने कॉल किया है, देयर इज अ डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। बट इन केस ऑफ रॉबरी द ऑफेंडर इज इमीडिएटली प्रेजेंट, इन प्रेजेंस कहां पर है? विक्टिम के सामने, एंड देन ही इज पुटिंग द विक्टिम इन द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। विक्टिम ही अकेला नहीं, जो बंदा प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है जरूरी नहीं उस बंदे को रखा हो सकता है उस बंदे के साथ उसका एक बेटा हो। कार में बाप बेटे साथ में कहीं घूमने जा रहे थे, हाईवे पर ऑफेंडर्स ने रोक लिया, बच्चे को गाड़ी के बाहर निकाला, बच्चे के फोरहेड पे पिस्टल एम करी और बोला अपना मोबाइल और वॉलेट हमें हैंड ओवर कर दो, अदरवाइज वी विल शूट हिम डेड। दिस इज रॉबरी। एक्सटॉर्शन हुआ है और यहां पर रॉबरी हो गया बिकॉज द विक्टिम हैज बीन पुट अंडर द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। विक्टिम सन इज पुट अंडर द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। चलिए, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट if he is sufficiently near to the other person in the fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint। आपका जो प्रेजेंस है वो इस कदर होना चाहिए कि सामने वाले विक्टिम के मन में एक ऐसा भय पैदा हो कि अगर अभी उसने प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं किया तो ये मेरे को तुरंत मार देगा, या फिर कोई इंजरी इंफ्लिक्ट कर सकता है, या फिर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर सकता है। ये एक इंस्टेंट फियर होता है। जैसे
ऑफेंडर्स कार के सामने आके खड़े हो गए, गन एम कर रहे हैं आपकी तरफ, इधर पे एक इंस्टेंट फियर है। बट सपोज ऑफेंडर घर पे बैठा है, क्या घर पे बैठ के धमकी देना एक इंस्टेंट फियर आपके मन में पैदा कर सकता है? नहीं। वो वहां पर सिर्फ एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट होकर रह जाएगा, रॉबरी का ऑफेंस नहीं होगा, जैसा कि अक्सर हाईवेज के ऊपर देखा गया है। चलिए, अगर हम इन तीनों ऑफेंसेस के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, अगर हम इन तीनों ऑफेंसेस के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं आपसे, तीनों ऑफेंसेस के डिफरेंस में क्या बात निकल के आई? तीनों ऑफेंसेस के डिफरेंस में यही बात निकल के आती है कि एक्सटॉर्शन और रॉबरी, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट का एक एग्रीवेटेड फॉर्म रॉबरी है। रॉबरी में हमेशा फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट होता है। थेफ्ट में हो सकता है आप डेथ कॉज कर दो, हर्ट कॉज कर दो, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दो। बट एक्सटॉर्शन में क्या होगा? इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट रहेगा। सिमिलरली अगर हम एक्सटॉर्शन के ऑफेंस, थेफ्ट के ऑफेंस में देखें, थेफ्ट के ऑफेंस को सिर्फ आप बगैर कंसेंट की कर रहे हैं, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ इंजुरी, बट द मोमेंट एलिमेंट ऑफ इंजुरी कम्स इन, उस मोमेंट पे वो रॉबरी का ऑफेंस हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझे होंगे कि कैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी आपस में डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं, बट रॉबरी इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन। बिफोर एंडिंग दिस डिस्कशन, मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉ स्कूल में हैं, तो लॉ स्कूल में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हम लॉ स्कूल में नहीं सीख पाते। एट टाइम्स आप डिलेमा में रहते हैं कि करियर में आगे करें तो करें क्या। हम कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं कि कॉर्पोरेट में जाएं, जुडिशरी में जाएं, कहां जाएं, इंटर्नशिप्स किस तरीके से करें, कि हमें किस लेवल पे इंटर्नशिप करनी, क्या शुरुआत से ही टीयर 1 लॉ फर्म में इंटर्नशिप करनी चाहिए, लिटिगेशन की इंटर्नशिप्स कब करनी चाहिए। इन्हीं डाउट्स को, इन्हीं डिलेमास को दूर करने के लिए लीगलिश लॉ स्कूल है आपके लिए। सो जस्ट गो टू द चैनल, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल बटन को हिट कीजिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। एंड अगेन बिफोर एंडिंग, वन थिंग आई वांट टू लेट यू नो गाइस, कि बिहार जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, एंड वी हैव ब्रॉट क्रैश कोर्स फॉर बिहार जुडिशियल सर्विसेज। बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहेंगे, मतलब कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट होता है, सेम पैटर्न पे आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ सब्जेक्ट टेस्ट रहेंगे। सब्जेक्ट टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं आप कहां स्टैंड करते हैं, या कहा जाए कितने दूध में है कितने पानी में है। इसके साथ साथ आपके जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने की हमारी पूरी टीम आपके लिए है। एंड फॉर दैट वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसे हम डीसीएस भी बोलते हैं। तो मैं कहूंगा अगर आपको अटेम्प्ट करना है सो प्लीज ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स, एंड आफ्टर दैट आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज हिट द बेल बटन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।